बार फिर से स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एमडी में। और जैसा आप जानते हैं कि हम ई दृष्टि जो जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक करंट अफेयर्स आई थी उसकी एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो ये उस लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं इससे पहले के 2 लेक्चर देखना तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो ई दृष्टि है जनवरी से अगस्त तक की है और इसमें आप अगर इसको इन पूरे लेक्चर्स को देखते हैं और इसको कवर करते हैं तो आपके जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, ठीक है, बीपीएससी हुआ, उसके अलावा आरओ एआरओ हो जाएगा, ठीक है, यूपी आरओ एआरओ। उसके अलावा मान लीजिए कोई अगर एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ईटीसी, ठीक है, तो उन सब के लिए ही जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस पूरी बुक को हम सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर में कवर करेंगे और ऑलमोस्ट एवरेज अगर आप देखोगे तो एक लेक्चर मुश्किल से 1 घंटा 45 मिनट एवरेज आएगा, या मान लीजिए 2 घंटा भी अगर आता है तो 4 इंटू 2 8 घंटे में आपकी ये पूरी बुक कवर हो जाएगी। और आप स्पीड बढ़ा के भी इसको कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1.5 स्पीड कर देते हैं तो ये और भी कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करिए कि लेक्चर को 2 से 3 बार कम से कम आप देखें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका टॉपिक्स हैं। जैसे हमने पेरिस ओलंपिक पहले लेक्चर में कवर किया था, फिर बजट किया, फिर आर्थिक समीक्षा, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024, लोकसभा आम चुनाव, मंत्रिमंडल 2024, भारत रत्न पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अद्यतन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलें। उसके बाद अगर हम देखें तो चर्चित पुस्तकें, समारोह, महोत्सव, दिवस, थीम, ठीक है, यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया है। नहीं, ये दिवस और थीम वाला नहीं हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अगर हम इसको देखें तो हमने ये यहाँ तक कवर कर लिया 2 लेक्चर में। ठीक, अब देखते हैं अपना 3rd लेक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। तो हमने जहाँ तक कवर कर लिया था पहले हम वहाँ चलते हैं, पेज नंबर 40। ठीक है, पेज नंबर 40, यानी ऑलमोस्ट हमने हाफ बुक को कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें 80 पेज है टोटल। इस बुक में टोटल 80 पेज हैं। देखिए यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो नया टॉपिक है, दिवस और थीम। दिवस और थीम, तो यहाँ से मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो अगर हम इसे स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो हमारा दिवस है वो है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 जून को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जून को। और देखिए कभी कभी ना इसकी ये थीम पूछता है, डायरेक्टली ये पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे देगा? कुछ इस तरह से मान लीजिए, जैसे दे देगा कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो बेसिकली थीम क्या है इसकी? एवरीवन इज वेलकम, यानी प्रत्येक का स्वागत है। इन्होंने हिंदी में नहीं दिया, मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। एवरीवन इज वेलकम मतलब सबका स्वागत है, या कह सकते हैं प्रत्येक का स्वागत है। फिर अगला है हमारा राष्ट्रीय पठन दिवस। राष्ट्रीय पठन दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 में इसकी थीम थी रीडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन लाइफ। ठीक है, रीडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन लाइफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ठीक है, 6 जुलाई को। और इसकी हमारी थीम है कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर ऑफ ऑल। ठीक है, कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर ऑफ ऑल। ठीक है, ये पेज यहाँ 2 बार आ गया। ठीक है, कोई नहीं। देखिए अगला है हमारा, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। अब मैं एक साथ यहाँ भी क्या करता चलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पहले पूछे भी गए हैं वहाँ पे स्टार बनाता चलूँगा। ठीक है, तो ये पहले कई बार पूछा जा चुका है, विश्व जनसंख्या दिवस।
तो आपको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम थी टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को मतलब पीछे नहीं छोड़ना है, सबको काउंट करके चलना है। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को, और इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर एक्शन। बाघ दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में इसको पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। अच्छा, बाघ से एक मुझे ध्यान आ गया इन्वायरमेंट में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये याद रखना, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। अगला आता है हमारा वैश्विक परिवार दिवस, ये मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। और इसकी थीम थी हमारी, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या थी, कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, थीम है एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, ठीक है, एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी बैलेंस दिवस, ये मनाया जाता है 3 जनवरी को, और इसकी थीम थी होलिस्टिक वेलनेस, नर्चरिंग माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस, ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को, और इसकी थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट विश्व हिंदी दिवस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो अगर हम विश्व हिंदी दिवस देखें तो ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को, ठीक है। और इसकी थीम थी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि लास्ट में लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, और इसकी थीम है माई भारत विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो माई भारत विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। फिर है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है 25 जनवरी। इसकी थीम है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, इस बार चुनाव भी हुए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो थीम है, खासकर इसकी थीम याद रखना, 25 जनवरी तो आपको याद ही रहेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी जो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, मतलब हिंदी में अगर कहेंगे तो वोट जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर करूंगा या मैं वोट जरूर डालूंगा, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और इसकी थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, और इसकी थीम है क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, इसकी थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। नेक्स्ट विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को, और इसकी थीम है यूनाइट एक्ट इलेमिनेट, ठीक है, यूनाइट एक्ट इलेमिनेट। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये मनाया जाता है 28 जनवरी, और इसकी थीम है बीट लेप्रोसी। देखिए कुष्ठ रोग को बोला जाता है लेप्रोसी, ये आगे जो लिखा हुआ है ना लेप्रोसी, वही। तो इसकी जो थीम है वो है बीट लेप्रोसी। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। पिछली बार अगर आप देखें जो 2023 का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, यानी यूपी पीसीएस 2023, उसी में पूछा गया था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट में आता है ये, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम है इस बार की वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को,
इसकी जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 फरवरी को। इसकी जो थीम है इंस्पायरिंग चेंज, फिर क्वेश्चन मार्क, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी पूछा गया है कई बार, पीसीएस में कई बार पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को और इसकी थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, मतलब जो घरेलू तकनीक है विकसित भारत के लिए, लिखना है विकसित भारत के लिए घरेलू तकनीक। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। ठीक है, यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, पल्सिस नर्चरिंग सोल एंड पीपल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो सामान्यतः आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ता जा रहा है और ये थीम में भी आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है, जैसा भी एक ऊपर जोड़ा गया था यहाँ पे भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को और इसकी थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये सेलिब्रेट किया था 20 फरवरी, ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंसेस। ठीक है, नेक्स्ट ये है विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को और इसकी थीम है मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। नेक्स्ट है विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को, स्काउट्स फॉर बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इसकी थीम है स्काउट्स फॉर बेटर वर्ल्ड। आगे चलते हैं, फिर है शून्य भेदभाव दिवस, ये भी पूछा गया है कई बार, ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को और इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है, उसके बाद विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी 1 मार्च को है और इसकी थीम है ऑनर हीरोज, प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। नेक्स्ट विश्व वन्य जीव दिवस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, फोकस ऑन सेफ्टी, लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा महिला न्यायाधीशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सेलिब्रेट किया था 10 मार्च को, इसकी थीम है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी कई बार पूछा गया है और बहुत कॉमन सा है, इजी याद होता है ज़्यादातर बच्चों की। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, कि मतलब महिलाओं में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, और जो प्रोग्रेस है, जो हमारा विकास है, उसको बढ़ाएं, एक्सेलरेट करें, उसको और तेज करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको भी याद रखना है, 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल AI वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, फॉर कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च, इसकी थीम है वाटर फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, प्लेइंग विद मैथ, इसकी थीम है प्लेइंग विद मैथ। खुशी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च, देखिए ये पर्यावरण से संबंधित है। एक तो ये विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को है, और ये विश्व वानिकी दिवस, ये है हमारा 21 मार्च को, और इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है विश्व गोरैया दिवस, ये है 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है स्पैरोज, गिव देम ए ट्विट चांस। ठीक है, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। अब ये जो गौरैया होती है, ये गौरैया जो है, अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, तो पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे उसमें बहुत छोटी सी चिड़िया रहा करती थी, ठीक है, उसी को हम कहते थे गौरैया, आज भी रहती हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना
जैसे आपने सुना होगा राजकीय पक्षी, ठीक है। एक तो होता है राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल एनिमल, तो भारत का नेशनल एनिमल क्या है, मोर या पिकॉक। तो ध्यान ये रखना है कि जो गोरैया है, यानी ये जो गोरैया है ये कहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो गोरैया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का राजकीय पक्षी है, तो ध्यान रखना ये दिल्ली का राजकीय पक्षी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस, या इसको क्या बोलते हैं, क्रोंच भी बोलते हैं, ठीक। उसी तरह जो ये गोरैया है ये कहाँ का राजकीय पक्षी है, ये है दिल्ली का राजकीय पक्षी। तो विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। और इसकी थीम है स्पैरोज, गिव देम ए ट्वीट चांस, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। नेक्स्ट, विश्व कविता दिवस, तो ये सेलिब्रेट किया था 21 मार्च और इसकी थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियांट्स। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, टीबी मतलब ट्यूबर क्लोसिस, तो ये सेलिब्रेट किया था 24 मार्च को और इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम है वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए जल, ठीक है। फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और ये इसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है अर्थ आवर दिवस 23 मार्च, यूनाइटिंग फॉर आवर वन शेयर्ड होम। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर है पृथ्वी दिवस, ये है 22 अप्रैल और इसकी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट मतलब ग्रह, तो ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। फिर विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल, इसकी थीम है होमो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आगे चलते हैं। आगे हमारा विश्व मलेरिया दिवस, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को और इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है IP एंड SDGs, ठीक, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम है एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमडिस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस 12 मई, थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। आगे चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ये 3 दिवस आपको याद ही रखने हैं। मान के चलिए कि हर साल इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मई को और इसकी थीम है बी पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है, बी पार्ट ऑफ प्लान। एक आपको थीम, देखिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, आपको याद रखना है वेब, WEB, वेब, ठीक है। वेब का मतलब हो गया वाटर और ई का मतलब हो जाएगा अर्थ और बी का मतलब हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो वाटर मतलब जल, अर्थ मतलब पृथ्वी और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है। अब आपको 3 महीने लगातार याद रखने हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, ठीक है, और 22 मई, ये 3 महीने याद रखने हैं।
तो विश्व जल दिवस तो मनाया जाता है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। याद रखना है वेब, डब्ल्यू यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। डब्ल्यू से वाटर, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, और बी से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ठीक है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। और एक बाघ दिवस मैंने अभी आपको बताया था 29 जुलाई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और दो और मैंने बताए थे, देखिए एक तो बताया था क्या बोलते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस, और एक विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वन्यजीव दिवस भी याद रखना है और विश्व वानिकी दिवस भी याद रखना है। और एक विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मैंने 2 फरवरी को बताया था, वो याद रखना है। ये सारे पर्यावरण से संबंधित हैं, और पर्यावरण से संबंधित आजकल आप जानते ही हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस, ये 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी बी इंगेज्ड विद यूथ। ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए ये फिर पर्यावरण से रिलेटेड आ गया, यानी ये कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। ठीक है, ड्रॉट रिजिलेंस। अगला है हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 7 जून को, और इसकी थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, 30 मई को मनाया जाता है। थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। नेक्स्ट विश्व महासागर दिवस 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है अवेकिन न्यू डेप्थ्स। फिर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जो ये योग दिवस है इसका प्रारंभ किस वर्ष से किया गया। योग दिवस का जो प्रारंभ था, या आरंभ कह सकते हो, यानी इसकी स्टार्टिंग जो थी योग दिवस की, वो किस वर्ष से की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब देखिए ये हमने सारे दिवस पढ़ लिए, जनवरी से लेके अगस्त तक के जो इंपॉर्टेंट दिवस थे वो इन्होंने दे दिए। अब ये दिवस से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हैं, टोटल मिला के हैं हमारे ये 20 क्वेश्चन। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें अपना, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कब मनाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था, अभी पढ़ा, युवाओं के लिए। ठीक है, तो भारत माई भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए और युवा के द्वारा, तो यही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। मतलब पूछ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो क्या थी। अगला नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी। अच्छा, आर्द्र भूमि दिवस मैंने बताया आपको कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि आप जानते होंगे, रामसर स्थल भी जानते होंगे। ठीक है, रामसर कन्वेंशन भी जानते होंगे। भारत में नए नए अभी हाल ही में कुछ तमिलनाडु में रामसर स्थल जुड़े हैं, वो सब आगे आएगा, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन इसमें जब आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। वहीं पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रामसर क्या है, रामसर जो कन्वेंशन थी वो कहाँ हुई थी, जैसे ईरान के शहर में हुई थी, कब हुई थी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को हुई थी, तो इसीलिए 2 फरवरी को जो है वो आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी बिल्कुल ठीक है। महिला दिवस अभी पढ़ा ही था 8 मार्च, ये भी ठीक है। गणित दिवस आप जानते हैं 14 मार्च। तो हमारा इसमें क्या गलत है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 8 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, ये हमारा गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कैंसर दिवस, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, तो कैंसर दिवस हमारा मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
वर्ष 2024 के लिए विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या थी? अभी मैंने बताया था कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या थी हमारी? देखिए, पहला ऑप्शन है वी लव स्पैरोज। क्या ये थी इसकी थीम? ये नहीं थी। ठीक है, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज, ये थी कि मैं स्पैरो को प्यार करता हूं और हम स्पैरो को प्यार करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है वर्ष 2024 के लिए विश्व जल दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? अभी हमने पढ़ा था वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए जल। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं। पहला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है? बिल्कुल सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अभी हमने पढ़ा था 23 मार्च। और बताइए 22 मार्च को क्या मनाया था? मैंने वेब बताया था ना, वेब WEB, तो W का मतलब वाटर, तो ये हो जाएगा हमारा विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, बिल्कुल ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी बिल्कुल ठीक है। विश्व यूनानी दिवस 10 मार्च, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विश्व दलहन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है विश्व दलहन दिवस के बारे में, पहला ऑप्शन है विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2024 के लिए विश्व दलहन दिवस की थीम क्या थी? पल्सिस नर्चरिंग सॉइल्स एंड पीपल, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है और थीम थी पल्सिस नर्चरिंग सॉइल्स पीपल। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सी ठीक हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। आगे चलते हैं, अगला है विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये मनाया गया 24 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए, वर्ष 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही हमारे ऑप्शन ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करें। वर्ष 2024 के लिए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, यानी थीम को मैच करना है। तो अगर हम थीम को देखें तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है विश्व अस्थमा दिवस। तो इसकी थीम क्या है? अस्थमा एजुकेशन एंड हेल्थ, बिल्कुल सही है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, क्या इसकी थीम बी इंगेज विद यूथ है, बिल्कुल सही है। विश्व विज्ञान दिवस, इसकी थीम देखें तो वी मेजर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है। विश्व मधुमक्खी दिवस, तो यही रॉन्ग हो जाएगा, जब तीन ऊपर के ठीक हैं तो ये हमारा हो जाएगा गलत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 मई को, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ष 2024 निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया हमारा 7 जून को। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम 17 में देखें तो पहला है विश्व मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, नहीं ये गलत है, ये मनाया जाता है 7 मई को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए विश्व मजदूर दिवस की थीम इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमडिस्ट क्लाइमेट चेंज, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका हो जाएगा केवल बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें मिलान करना है। कैंसर दिवस अभी मैंने बताया था, ये मनाया था 4 फरवरी को, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को। तो बी का हो जाएगा हमारा तीसरा और डी का हो जाएगा पहला, तो बी का तीसरा ये रहा और डी का पहला ये रहा। और यूनानी दिवस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 11 फरवरी को, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले का चौथा, ठीक है, और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था अस्थमा एजुकेशन एंड एम्पावर्स, ठीक है। अगला देखते हैं,
वर्ष 2024 में विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये हमारा मनाया गया 18 मई 2024 को। तो ये हो गए हमारे दिवस और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 हमने कर लिए। देखिए फिर ये आता है संधि और समझौता। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये मैंने देखा था, पढ़ा भी था ये सब, तो इसमें बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट ठीक है फिर भी हमें तो पढ़ना ही है। आप पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये है हमारा संधि और समझौता। तो पहला है इसरो, नासा और एक्सियोम स्पेस के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसरो तो भारत की है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा आप जानते हैं अमेरिका की है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच और एक्सियो स्पेस के मध्य समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS के संयुक्त मिशन के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसे गगनयान मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक गगन यात्री नासा के सहयोग से ISS की यात्रा करेगा। अभी अगर आपने देखा होगा तो हम जो है वो एक स्पेस मिशन भेजने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, गगनयान। और इसमें क्या है कि हमारे पहली बार ये हमारा ऐसा मिशन होगा जिसमें कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएगा। ठीक है, अगला राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र तथा गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, ये किस लिए हुआ है? डीप ओशन मिशन के अंतर्गत दुर्लभ खनिजों और धातुओं की खोज करने वाले जहाज निर्माण हेतु समझौता किया गया। मतलब ये लोग एक ऐसा जहाज निर्माण करेंगे जो डीप ओशन मिशन का मतलब हो गया कि समुद्र की गहराई के लिए जो मिशन बनाया जाएगा उसके लिए एक ऐसे जहाज का निर्माण करेंगे। कौन कौन मिलके? एक तो राष्ट्रीय ध्रुव एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। अगला यूपीडा और मिधानी समूह के मध्य क्या समझौता हुआ है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया गया। उसके बाद अगला है पेरू सेंट्रल बैंक और NPCI के मध्य समझौता। NPCI आप जानते हैं? NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और पेरू सेंट्रल बैंक। पेरू से याद आया, पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, पेरू में UPI पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु यह समझौता किया गया। इसके साथ ही पेरू भारत के NPCI की इस तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया। ठीक है, क्योंकि पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और वहीं आपने अगर पढ़ा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ज्योग्राफी का बता रहा हूँ। एक है पेरू की धारा, इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। ठीक है, पेरू की जलधारा या पेरुवियन धारा बोलते हैं, या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, या हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, तो ये हम्बोल्ट जलधारा जो है, ये ध्यान रखना, दो चीज़ें पूछता है। एक तो ये कहाँ प्रवाहित होती है, दूसरा ये ठंडी है गर्म है। तो ये ध्यान रखना कि कैसी है, ये ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, ये जो है ये प्रशांत महासागर की धारा है। कहाँ की धारा है? प्रशांत महासागर की धारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, NHPC लिमिटेड और नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशन सन के मध्य समझौता हुआ। क्यों हुआ देखते हैं। भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु ये जो है किया गया है। फ्लोटिंग जल प्रवाह क्या है? भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित, मतलब जो बहता हुआ जल होता है, जैसे ये जल बह रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, तो इसके ऊपर क्या लगा जाएंगे? इसके ऊपर लगा जाएंगे सोलर पैनल बहते हुए जल के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन कंपनियां लगाएंगी? ये दोनों आपस में मिलके NHPC। ठीक है, और जो नॉर्वेजियन कंपनी है मैसर्स ओशन, ये दोनों मिलके बहते हुए जल में नदी वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, कार्यान्वयन की धनराशि का वित्त पोषण नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशन सन द्वारा होगा। यानी इसमें जो पैसा लगेगा वो कौन कंपनी करेगी? मैसर्स ओशन सन करेगी। ठीक है, अगला है खनन मंत्रालय और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ। किस लिए? भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना
नेक्स्ट अगर हम देखें, एरिक्सन इंडिया व आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी फर्स्ट, इनके मध्य समझौता हुआ। किस लिए हुआ देखते हैं। तो मोबाइल वित्तीय सेवाओं और फिनटेक समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग व कंबोडिया, ठीक है, इनके मध्य एक समझौता हुआ। क्यों हुआ है। सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु किन किन के मध्य समझौता हुआ है। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है न्यामफेन। क्या है इसकी राजधानी। न्यामफेन। ये कभी कभी पी से स्टार्ट होता है तो फनेम फेन भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, बट पी इसमें साइलेंट रहता है तो न्यामफेन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर बीपीसीएल व नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य समझौता हुआ है। क्यों हुआ है देखते हैं। ईंधन आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए यह समझौता हुआ। अगला, भारत व बुल्गारिया के ऑडिट संस्थानों के मध्य समझौता हुआ है। क्या क्यों हुआ है। दोनों देशों के मध्य ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग व मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए बुल्गारिया, तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया। क्या है इसकी राजधानी। सोफिया। ये ध्यान रखिए, इस पूरी जो ये एक मैगजीन है इसमें इतने कंट्रीज आ जाएंगे कि इनमें आपकी राजधानियां सारी कवर हो जाएंगी। अगर आप यहीं कुछ कुछ ये फैक्ट्स याद करते चलेंगे तो जनरल स्टडीज वाले सेक्शन भी आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरह के देश ही पूछता है। देखिए राजधानियों में मैं आपको एक चीज बता दूं, खासकर जितने भी जिनके नामों के लास्ट में जुड़ा हुआ है तान, कंट्रीज के बारे में, जैसे मान लीजिए कजाकिस्तान एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तजाकिस्तान, ठीक। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं, किर्गिस्तान। ठीक, इस तरह से और भी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे बहुत सारे हैं। तो इन सब की राजधानियां जनरली याद करते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, जब हम जनरल स्टडीज वाला अपना सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको इसकी ट्रिक बताएंगे किस तरह से आपको याद करनी है। तो आपको याद रखना है कि बुल्गारिया की राजधानी जो है वो है सोफिया। आगे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली व सशस्त्र सेना एएफएमएस चिकित्सा सेवा, इनके बीच समझौता क्यों हुआ है। सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और पेरू फिर आ गया। पेरू की राजधानी हमने भी बताई थी कि पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। तो भारत और पेरू के बीच जो समझौता हुआ है वो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना। फिर बीईएमएल और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मतलब ये जो है, और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके मध्य क्या समझौता हुआ है। स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे भारत व गुयाना। ठीक है, तो अब ये गुयाना आ गया। तो गुयाना की राजधानी क्या है। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए गुयाना है ना, ये इस तरह के देश पूछ लेता है, उनकी राजधानियां पूछ लेता है, क्योंकि जनरली बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। तो इनके मध्य जो समझौता हुआ क्यों हुआ है। एक तो लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता है, और भारत से 2 ड्रोनियर Tu-28 विमानों को ऋण सहायता के हिस्से के रूप में सौंपा गया है। अगला है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय और विकास संस्थान के साथ समझौता किया है। क्यों किया है। उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के सामने आने वाली जो कौशल विकास चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सके। ठीक है, अगला है रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, इनके मध्य क्यों समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना हेतु 25 ड्रोनियर विमानों को अपग्रेड करने के लिए हुआ है। किसके मध्य, रक्षा मंत्रालय और HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, तथा DHL, इनके मध्य क्या समझौता हुआ है। लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ई कॉमर्स चैनलों के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संभावनाओं का पता लगाना है,
डीजीएफटी निर्यात केंद्र पहल के अंतर्गत 76 चिन्हित जिलों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और कार्यशाला का संचालन किया जाएगा। अगला है भारत रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इनके मध्य समझौता हुआ है। द्विपक्षीय लेन देन हेतु स्थायी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। भारत में भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। ठीक है, तो अगर इनके मध्य समझौता देखें क्यों हुआ है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व भूटान के मध्य खाद्य सुरक्षा हेतु समझौता हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? खाद्य सुरक्षा हेतु। रक्षा मंत्रालय व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखिए अभी ऊपर भी हुआ था, हमने पढ़ा था ये रक्षा मंत्रालय और एचएएल के मध्य, ये तो हुआ था 25 ड्रोन विमानों को अपग्रेड करना है। ये जो हुआ है, ये हुआ है ध्रुव एम के थर्ड 34 उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के उद्देश्य से ये समझौता हुआ है। मतलब जो ध्रुव एम के थर्ड हेलीकॉप्टर हैं, तो 34 उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के लिए हुआ है। फिर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के तहत राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन NSSO व इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के मध्य समझौता क्यों हुआ है? शहरी फ्रेम सर्वेक्षण को एनालॉग से डिजिटल मोड में परिवर्तित करने हेतु। ठीक है, आगे अगला है भारत व यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, EFTA। ठीक है, भारत व यूरोपियन फ्री ट्रेड है ना एसोसिएशन, तो इसके मध्य जो समझौता हुआ है क्यों हुआ है? व्यापार व आर्थिक साझेदारी हेतु EFTA यानी आइलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड देश शामिल है, इसमें ध्यान रखना है। फिर अगला है महाराष्ट्र सरकार व गूगल, यानी महाराष्ट्र सरकार जो है और गूगल के मध्य समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है। किस किस के मध्य? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों के बीच। ठीक है, अगला है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, इनके मध्य समझौता क्यों हुआ है? भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भारत व ताइवान, देखिए ताइवान आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना और ताइवान के मध्य हमेशा तनाव रहता है, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, ये त है। ठीक है, ताइपे। तो क्यों, क्या समझौता हुआ है? प्रवासन व गतिशील समझौता इनके बीच हुआ है। रक्षा मंत्रालय मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड कहाँ पे? ये है मुंबई में, ध्यान रखना कहाँ पे? मुंबई में। तो रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मध्य जो है वो जो समझौता क्यों हुआ है? भारतीय तट रक्षण के 14 तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण के लिए हुआ है। ठीक है, भारत और ओमान, ओमान की राजधानी क्या है? अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओमान की राजधानी क्या है। तो इनके मध्य जो समझौता हुआ सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वित्तीय अपराधों से निपटने तथा ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की हिंदी पीठ की स्थापना हेतु हुआ है। अगला कोल इंडिया लिमिटेड व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य जो समझौता हुआ है ये क्यों हुआ है? बहु कौशल विकास संस्थान की स्थापना के लिए हुआ है। गयाना फिर से आ गया। ठीक है, भारत और गयाना, गयाना की राजधानी बताई थी भी जॉर्ज टाउन। इनके मध्य जो समझौता वो हुआ है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौते के लिए। भारत व सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, और इसके बीच ये जो है हज के लिए समझौता हो, ये तो बहुत ईजी होगा याद करना, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब। आगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक इंक, इनके मध्य जो समझौता हुआ है वो हुआ है भू कक्षा उपग्रह विनिर्माण हेतु अनुबंध किया जाएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य जो समझौता हुआ क्यों हुआ है? भारतीय सेना का तकनीकी विकास हेतु ये समझौता हुआ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको देखें तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 12 क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि NHPC लिमिटेड और नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशंस
के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु समझौता किया गया है? तो किस प्रौद्योगिकी के लिए किया गया? ये किया गया सौर ऊर्जा के लिए। अभी मैंने बताया था जो बहता हुआ जल है, ठीक है, बहता हुआ जल, उसके ऊपर ये क्या लगाएंगे? सोलर पैनल लगाएंगे। बहते हुए जल के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक है। तो NHPC लिमिटेड और जो मैसर्स ओशंस है, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो समझौता वो सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के लिए हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन संस्थानों के मध्य मोबाइल वित्तीय सेवाओं व फिनटेक संसाधनों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए थे IIT कानपुर और फर्स्ट के बीच। अभी पढ़ा था ना हमने फर्स्ट। अगला प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग व मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा भारत एवं बुल्गारिया, और मैंने आपको बुल्गारिया की राजधानी बताई थी। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों के मध्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो व्यापार और निवेश के लिए जो समझौता हुआ वो हुआ है भारत और पेरू के मध्य। और पेरू से मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी। एक तो पेरू की राजधानी क्या बताई थी? लीमा। दूसरा मैंने हम्बोल्ट करंट के बारे में बताया था, या पेरुवियन करंट के बारे में बताया था कि वो ठंडी करंट है और कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होती है हमारी प्रशांत महासागर में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से दो देशों के मध्य लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समझौता हुआ है। तो ये जो हुआ है हमारा, ये हुआ भारत और गुयाना के बीच। और गुयाना की राजधानी क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थायी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस देश के बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के बैंक के साथ किए हैं? ये किए हैं बैंक इंडोनेशिया, ठीक है, बैंक इंडोनेशिया। नेक्स्ट, अगला है भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य खाद्य सुरक्षा हेतु समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच हुआ है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी। भारत और ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, अभी बताई थी। भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई भारत और ताइवान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमारे किए हैं प्रवसन एवं गतिशील समझौता। अगला है, भारत की किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए गूगल के साथ साझेदारी की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और गुयाना के बीच। तो ये हो गए हमारे इससे संबंधित 12 के 12 क्वेश्चंस। अगला है चर्चित स्थल, ठीक है, यानी कौन से स्थल जो है वो चर्चा में रहे। तो पहला है हमारा म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद, और अगला है नार यानी रेस्तरा हिमाचल प्रदेश। तो इसको अगर हम देखें तो टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 सूची में इन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। इनको रट लेना भाई, ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सूची है, ठीक है, टाइम्स मैगजीन की। तो इसने शामिल किया किस किस को? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, ये मुंबई में है, मनम चॉकलेट फैक्ट्री ये हैदराबाद में है, और नार ये रेस्तरा है हिमाचल प्रदेश में। आगे अगर हम देखें तो अगला है मानगढ़ धाम, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल। यह भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है, यानी जो मानगढ़ धाम जो है उसको भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो आप जानते होंगे एक हड़प्पन स्थल भी है, ठीक है। तो हरियाणा में स्थित एक हड़प्पन स्थल जहां से उत्खनन के दौरान सील की प्राप्ति हुई है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल ही में हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है, ठीक है, जहां से एक सील की मुद्रा मिली है या एक सील मिली है, ठीक है। तो वह राखीगढ़ी, और कहाँ पे है? हरियाणा में है।
अगला सिडनी, भारत की आईपीएल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। तो सिडनी में क्या बनेगी? इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी बनेगी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग बिहार देने जा रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो दूसरी पीठ है वो कहाँ बनाई जा रही है? राजगीर बिहार में। अगला है जोशीमठ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम पुनः परिवर्तित कर क्या रख दिया? ज्योतिर्मठ। ये भी इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ का नाम क्या कर दिया गया? ज्योतिर्मठ। ईबू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में उपस्थित लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ईबू, या तो डायरेक्टली पूछ सकता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कि ईबू ज्वालामुखी कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोनेशिया का वह ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में उद्गार देखा गया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ईबू ज्वालामुखी। वैसे और बहुत सारे वहाँ पे ज्वालामुखी हैं, जैसे क्राकाताओ है, वो भी इंडोनेशिया में है, बहुत सारे हैं। अगला है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण नीदरलैंड की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था, शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है धर्मशाला में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और कौन कर रहा है? नीदरलैंड की कंपनी द्वारा। लक्ष्मण तीर्थ नदी, कर्नाटक स्थित लक्ष्मण तीर्थ नदी द्वारा सूखने के कारण चर्चा में विषय बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ पे है, ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। अगला है माउंट रुआंग ज्वालामुखी। ये भी इंडोनेशिया के उत्तरी, है ना, ये इंडोनेशिया के उत्तरी सुलानिसी प्रांत, ठीक है, में स्थित ज्वालामुखी जैसे हाल ही में उद्गार हुआ। एक तो ऊपर वाला था वो ईबू, ये जो हमने पढ़ा था ईबू, और एक ही हमारा माउंट रुआंग। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? वो हमारा बन रहा है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कहाँ पे? दुबई में, है ना, दुबई में। अगला है रेग जॉनेस प्रायद्वीप, ये कहाँ पे है? आइलैंड में है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्षिणी आइलैंड में आपात स्थिति घोषित की गई है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिख रहा है प्रायद्वीप, तो देखिए एक तो होता है द्वीप, जिसको हम द्वीप बोलते हैं, एक होता है प्रायद्वीप। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो द्वीप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भूमि वाला हिस्सा है, यानी लैंड एरिया है, ठीक है, अगर इसके चारों ओर पानी है, इसके चारों ओर वाटर है, चारों ओर, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा द्वीप। समझ में आ रही है बात? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा द्वीप, ठीक है। जैसे ये लैंड एरिया है और चारों तरफ इसके पानी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये मान लीजिए भारत का, जैसे हम कहते हैं ना भारतीय प्रायद्वीप, मतलब एक ऐसी भूमि जिसके तीन ओर पानी हो। देखिए इधर पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी आपने देखा होगा, और इधर हमारा क्या है? अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। तो एक इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, यानी तीन ओर से पानी है, ठीक है। अगर किसी भी भूमि के तीन ओर से पानी है तो वो कहलाती है प्रायद्वीप, और चारों ओर अगर पानी है तो वो हमारा कहलाता है द्वीप। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इसको हम वहाँ डिटेल से समझेंगे, बट यहाँ मैंने आपको बता दिया। ये हो गया हमारा द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, मतलब ऐसी भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरी हो। तो रेग जॉनेस प्रायद्वीप कहाँ पे? आइसलैंड में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। अगला है पोखरा, नेपाल में। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है पोखरा को, ठीक है। नेपाल की पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया गया है? पोखरा को घोषित किया गया है। वैसे नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, लेकिन अगर पर्यटन राजधानी की बात आएगी तो पोखरा। फिर है रोइंग, अरुणाचल प्रदेश, देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में हमने इसको पढ़ा भी था कि देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। फिर है गुजरात विश्वविद्यालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र
स्थापित किया। कहाँ पे? गुजरात विश्वविद्यालय में। वनतारा भारत, गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र, सबसे बड़े यानी दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। कहाँ? वनतारा के अंदर। ठीक है, वनतारा वही है जो आपने देखा होगा, जो अंबानी का लड़का दिखा रहा था और एक न्यूज़ में भी, और उसमें फिर दिखाया जा रहा था कि उसमें उनके लिए खाना भी बनता है जानवरों के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा साबरमती गुजरात। ठीक है, साबरमती गुजरात। प्रधानमंत्री ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कहाँ पे? साबरमती में। फिर एक गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का वाणिज्य संचालन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिस। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिस। देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। अगला है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? विशाखापत्तनम में स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कुलशेखर पट्टिनम। भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में खोला जाएगा। ठीक है, दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट। आगोला द्वीप, आगालेगा द्वीप, मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया गया। अगला है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा भी बताई थी। हाल ही में डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने हाल ही में डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया था? अगला है गोवा। पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, डिब्रूगढ़ असम में आप जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? डिब्रूगढ़ असम में। फिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट ऊंचा ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला मुजफ्फरनगर। केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहल गो अभयारण्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खोला जा रहा है। क्या? गो अभयारण्य। आगे निधन, यानी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके निधन हुए हैं। पहला है कमला पुजारी, जैविक कृषि व केंद्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए प्रसिद्ध थी। इन्हें वर्ष 2019 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है स्मृति बिस्वास, हिंदी, मराठी व बांग्ला फिल्मों में अभिनेत्री रह चुकी हैं। फ्रैंक डकवर्थ, ये डकवर्थ लुईस पद्धति के जनक हैं। जिसे क्रिकेट में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस नियम। ठीक है, तो डकवर्थ जो फ्रैंक डकवर्थ थे ये डकवर्थ लुईस पद्धति के जनक कहे जाते हैं। फिर है वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य आचार्य थे। कौन थे? वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। अगला है गोपाल कृष्ण स्वामी, इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन रहे ये। फिर है रामोजी राव, रामोजी फिल्म सिटीज के संस्थापक। ठीक है, रामोजी समूह के अध्यक्ष भी थे ये। पंडित राजकुमार मल्लिक, इनका निधन हुआ है। ये दरभंगा घराने के, ठीक है, ध्रुपद गायक थे। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सोलोस चिलिमा, मालावी के उपराष्ट्रपति थी जिनकी हाल ही में विमान हादसे में निधन हो गया। आगे देखते हैं माहेश्वर तिवारी, साहित्य की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक की तरह गीत गढ़ने हेतु जाने जाते थे। यश भारती पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण, नवगीत संग्रह, हर सिंगार कोई तो हो। पीटर वेयर हिग्स बोसान नामक गॉड पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, टीएन सुब्रमण्यम, इन्हें जनरल मोटर्स कारों के लिए गणित मॉडल बनाए। फिर जनरल मोटर्स की साइट के सर्वर के मुख्य शिल्पकार भी यही थे, टीएन सुब्रमण्यम। स्वामी स्मरणानंद, रामकृष्ण मठ और मिशन के वरिष्ठ भिक्षु, ठीक है, और 16वें अध्यक्ष थे ये। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, आप जानती हैं सबसे उम्र दराज सांसद थे, सबसे बुजुर्ग लोकसभा सदस्य थे, इनका निधन हुआ। फिर है पंकज उधास, प्रसिद्ध गजल गायक।
कुमार साहनी फिल्म निर्देशक, ठीक है, और शिक्षाविद और लेखक भी थे ये। फिर मनोहर जोशी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, 1995 से 1999 तक क्या रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। फिर है अमीन सयानी, आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय रेडियो संचालक। इनका मशहूर कार्यक्रम क्या था, बिना का गीतमाला, बिना का गीतमाला रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था। फली एस नरीमन वरिष्ठ अधिवक्ता थे ये। आगे चलते हैं। अगला है राज बिसारिया, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी के संस्थापक थे। अगला इम्तियाज कुरैशी, प्रसिद्ध सैफ, ठीक है। दत्ताजी राव गायकवाड़, ये क्रिकेटर। अच्युत्यन रामचंद्र नायर पद्म भूषण से सम्मानित, प्रख्यात क्या थे, कलाकार एवं चित्रकार। एक क्वेश्चन क्या देगा ना, 4 ऐसे व्यक्ति देगा जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, और आगे उनसे संबंधित क्या दे देगा कि किस क्षेत्र से संबंधित थे, कि क्रिकेट से थे या चित्रकार थे या किसी घराने से संबंधित थे, इस तरह से दे देगा, ठीक है। या तो उनको मिलवाने के लिए कहेगा भाई 4 ऐसे ऑप्शन दिए, मतलब 4 आपको ये व्यक्ति दे दिए, 4 इनसे संबंधित फील्ड दे दिए, एरियाज दे दिए। अब या तो क्या करेगा कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मान लीजिए डी नहीं है, इस तरह से, या इनको मिलाइए आपस में, ठीक है। फिर है उषा किरण खान, उषा किरण खान हिंदी मैथिली साहित्य के सेतुबद्ध रही, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला है हैज जी गिंगोब, ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर है राणा तलवार, किसी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे। गोगी सरोज पाल, ये चित्रकार थे। डॉक्टर नित्यानंद, पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाले, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक रहे। 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है जगदीप गांधी, सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक रहे। वर्ष 2002 में यूनेस्को से शांति शिक्षा पुरस्कार भी इनको मिला था। अगला मुनव्वर राणा, आप जानते ही हैं, बहुत बड़े शायर थे, तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा, उनकी कविता शाहदाबा के लिए उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर प्रभात रे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थी, ठीक है। फिर राशिद खान, विलंबित ख्याल गायिका, ठीक है, महारत, इनको महारत प्राप्त थी। आगे फिर आयोग और समितियां, आयोग और समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए राजीव गौबा, ये कैबिनेट सचिव, ठीक है। समलैंगिकता के मामले में बनी 6 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन है, राजीव गाबा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा, भारतीय ओलंपिक महासंघ ने भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया। फिर है अनीश दयाल सिंह, इनकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच समिति, जैसे आपने देखा था ना 3-4 लोग जो संसद के अंदर चले गए थे बिना अनुमति के, तो वो जो घटना हुई थी उसी के बाद एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अनीश दयाल सिंह समिति। अगला है महेश चंद्र पंत, इन्हें NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु 19 सदस्य समिति का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। कि मतलब जो NCERT की जो बुक्स आती हैं उनमें जो पाठ्यक्रम है उसको संशोधित करने के लिए। फिर उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में वन एवं पर्यावरण संबंधी मामलों में सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, रामनाथ कोविंद जी की जो समिति, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि अभी हाल ही में इस पे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है कि भारत के अंदर सारे जो चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे, जैसे लोकसभा का चुनाव विधानसभा के साथ होगा। तो एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, रामनाथ कोविंद जी की। फिर है सुरविता सक्सेना, DGCA, ठीक है, द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने हेतु सुरविता सक्सेना की अध्यक्षता में 4 सदस्य पैनल का गठन किया गया। न्यायमूर्ति गीता मित्तल, उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। कहाँ पे, मणिपुर में। आप जानते हैं मणिपुर में जो है बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही थी, और किन किन 2 जातियों के बीच चल रही थी, एक जनजाति का नाम था कुकी और वर्सेस मैती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी वो इन 2 जनजातियों के बीच चल रही थी, कुकी के और मैती के। नेक्स्ट RK गोयल,
जम्मू और कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए एक समिति बनी है जिनकी अध्यक्षता करेंगे आर के गोयल। अजय लांबा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष बने थे। मतलब जैसे मणिपुर हिंसा हुई उसके बाद मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? अजय लांबा की अध्यक्षता में। ठीक है। फिर अगला टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में सुधार हेतु समीक्षा समिति का गठन किया गया। टीवी सोमनाथन के अध्यक्ष। फिर अमित शाह की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में आपदा शमन और क्षमता निर्माण हेतु परियोजना हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। बाकी आप अमित शाह जी को जानते हैं, ये क्या है? ये हमारे गृह मंत्री। ठीक है। जस्टिस विश्वनाथ रथ जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार जांच समिति के अध्यक्ष बने हैं। मणिशंकर शर्मा आदर्श सुरक्षा व्यवस्था के लिए मानक तैयार करने हेतु एक समिति बनी है। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष ये बने हैं। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हाथरस भगदड़ की जांच। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो हाथरस शहर है वहां पे एक आयोजन चल रहा था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि जो स्वामी जी थे उनके जो चरणों की धूल थी, मतलब जहां जहां उन्होंने चरण रखे उस धूल को एकत्र करने के लिए वो भगदड़ मची। बहरहाल जो भी था, तो उस घटना के बाद एक समिति बनी या कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उसकी जांच करने के लिए बनी थी। डॉक्टर के राधाकृष्णन, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा प्रक्रिया सुधार हेतु 7 सदस्य समिति का गठन किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारे आगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो इनको करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है समलैंगिकता के मामले में जो 6 सदस्य समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं हमारे, वो है राजीव गौबा। ठीक है, समलैंगिकता के लिए जो एक समिति बनी है जिसमें 6 सदस्य हैं, तो उसके अध्यक्ष हैं हमारे राजीव गौबा। अगला है भारतीय ओलंपिक महासंघ ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में निम्न में से किस समिति का गठन किया है? तो बताइए जल्दी 2 का आंसर। तो 2 का आंसर हो जाएगा हमारा तदर्थ समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तदर्थ समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना? मैंने बताया था कुछ लोग संसद में बिना अनुमति के अंदर चले गए थे, कुछ बाहरी लोग, और उसके बाद एक समिति बनी थी किसकी अध्यक्षता में? अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। फिर एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम में संशोधन करना है 19 सदस्य एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है इसमें, तो उसके अध्यक्ष है महेश चंद्र पंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वन पर्यावरण और संबंधित मामलों में सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया? तो ये उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको मैंने अभी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एक चुनाव एक चुनाव। तो ये किसकी अध्यक्षता में बनी है कमेटी? रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में। अगला है डीजीसीए, ठीक है, द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य पैनल का गठन किया गया? पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर ना ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। ये कलर ठीक रहेगा या कोई, चलिए ये ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है डीजीसीए द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य पैनल का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये किया गया है सुरविता सक्सेना की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये जो गठन किया गया था ये किया गया था न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में। अगला, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए गठित समिति, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं हमारे आर के गोयल। अगला नेक्स्ट, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्या न्यायमूर्ति एनवी रमन है या अजय लांबा है? तो क्या है, कौन है इसके? अजय लांबा। तो ये हो गए आपके 10 के 10 क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी आगे देखिए भारत के रामसर स्थल, और मैंने अभी आपसे इनके बारे में चर्चा भी की थी कि रामसर स्थल वाला जो टॉपिक है वो आगे आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के नंजरायन पक्षी अभयारण्य, ठीक है, क्या नाम है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य,
तमिलनाडु, कांजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 82 से कितनी हो गई है, 85। तो देखिए, एक तो तवा याद कर लीजिए, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, और ये दोनों भी नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है और कांजूवेली पक्षी जो अभयारण्य जो तमिलनाडु में, इन दोनों को, और एक ये तवा जलाशय, इन तीनों को ही जो है वो रामसर की जो सूची है उसमें सम्मिलित कर लिया गया। अब जो टोटल स्थल हो गए वो हो गए हमारे पास 85। आगे चलते हैं। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया, जो रामसर अभी समय था यानी रामसर कन्वेंशन था, तो कब अपनाया गया, 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ अपनाया गया, एक ईरानी शहर है रामसर, उसमें ही अपनाया गया। भारत में इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ये पूछा जाता है। देखिए कि 2 फरवरी 1971 को तो ये अपनाया गया ईरानी शहर में रामसर में। ठीक है, और भारत ने इसको कब लागू किया, यानी भारत ने कब इसको अपनाया, तो 1 फरवरी 1982 को अपनाया। और ये भी हमने पढ़ा था कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम थी वो क्या थी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हमारा कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला है हमारा लोकाटक झील, और ये कहाँ पे, हमारी मणिपुर में। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंतर्गत जो ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जो मानव हस्तक्षेप के द्वारा धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही हैं, यानी उनको मानव से खतरा है एक तरह से। ठीक है, वहाँ की जैव विविधता को, वहाँ के पर्यावरण को, तो उनको क्या करते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं। तो अभी जो हमारी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आर्द्र भूमियां शामिल हैं वो 2 हैं, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और एक लोकाटेक झील मणिपुर में। आगे देखते हैं। देखिए ये एक पिक दी है इन्होंने, इसमें दिखाया गया काजूवेली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। तो अब आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में कुल मिला के कितने रामसर स्थल हो गए, 18। और ध्यान रखना ये इंडिया में हाईएस्ट हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, तो वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में 18, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में 10। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस आ गए बड़ी चीज़, ये हम कर चुके हैं। आगे ये हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं ये वाले। ठीक है, भारत में रामसर स्थल सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन आर्द्र भूमि। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये सबसे बड़ा। और कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन आप जानते ही हैं कि भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन है, और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में सबसे बड़ा रामस्थल कौन सा है, रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है सुंदरबन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटा, तो वो है रेणुका आर्द्र भूमि, और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है चिल्का झील, और ये हमारी उड़ीसा में। तो इन तीनों को ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राम स्थल सुंदरबन आर्द्र भूमि, सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि, और सबसे पहला है हमारा चिल्का झील। और सुंदरबन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, रेणुका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, और चिल्का झील है हमारी उड़ीसा में। अब ये जो अगली लाइन है ना, ये वाला जो पूरी सारणी दी गई है, ये वाली यूपी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो वहाँ ये आते ही आते हैं। जैसे आरओ हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था, शायद नवाबगंज पूछा गया था, उन्नाव वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, यूपी का जो जिला है हरदोई, वहाँ पे है। सरसई कहाँ पे, इटावा में है। समसपुर, रायबरेली, समन, मैनपुरी, सूर सरोवर। अब देखिए जो सूर सरोवर है इसको कीठम झील भी बोला जाता है, ये दोनों ही याद रखना है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या कीठम झील, ये कहाँ पे है, आगरा में है। आगे हम देखें, नवाबगंज मैंने अभी बताया था उन्नाव में है। पार्वती अर्गा ये हमारा है गोंडा। ठीक है, बखीरा ये हमारा है संत कबीर नगर। ठीक है, अगला ऊपरी गंगा नदी, तो ये बुलंदशहर। हैदरपुर वेटलैंड ये हमारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। तो ये हो गए हमारे रामसर स्थल। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है भारत का 82वां
रामसर स्थल में कौन सा है? 82वां पूछा, अब तो 85 हो गए हैं। तो 82वां है हमारा नकटी। कौन सा है? नकटी। 82वां रामसर स्थल कौन सा है हमारा? नकटी है। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो अभी हमने पढ़ी थी 10 है, और सबसे ज़्यादा 18 कहाँ पे है? तो ये हमारी तमिलनाडु में। और जो 10 यूपी में है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे है यूपी रामसर स्थलों की सूची में, कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तो हमारे कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है हमारे तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पे है हमारे यूपी में। तमिलनाडु में 18 और यूपी में 10। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वो है हमारा रेणुका, और अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर तो है, आगरा में अभी पढ़ा था। सरसई भी है, ठीक है, समसपुर रायबरेली में। सूरिनसर मानसर नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सूरिनसर मानसर वैसे रामसर स्थल ही है, लेकिन ध्यान रखना ये कहाँ पे? ये है JNK में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 82 है। बिल्कुल गलत, ठीक है। रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 को लागू किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि 1982 में लागू किया था भारत ने, ठीक है। अगला अगर हम देखें, क्या पूछा है इसमें? सत्य पूछा है रामसर के संबंध में। ये तो इन्होंने फिर गलत ही दिया है, क्योंकि 82 तो है नहीं, अब तो हो गए 85। रामसर कन्वेंशन भारत ने 1 तो बी तो इसका है नहीं, बी नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिमी ईरानी शहर में, ये थर्ड वाला हमारा इसका सही है। इन्होंने आंसर नहीं दिया, तो ध्यान रखना केवल थर्ड होगा, क्योंकि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 85। देखिए अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था, वर्तमान में कितने हो गए? 82 से बढ़ के अब कितने हो गए? 85 हो गए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है। अब जब पहला ही गलत दे दिया तो कोई आंसर होगा ही नहीं। दूसरा वैसे नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन को भारत ने 1 फरवरी 1980 को लागू किया, लेकिन ये तो 82 में लागू किया भारत ने इसको, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ये देखो भारत ने इसे कब लागू किया? 1 फरवरी 1982 को। तो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है। क्वेश्चन ठीक दिया है, लेकिन ऑप्शंस गलत दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3 आंसर हो जाएगा। अगला, नागी और नकटी रामसर साइट्स निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो ये बतानी है हमें, ये कहाँ पे है? ये है बिहार में, ठीक है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य अभी हमने पढ़ा था तमिलनाडु। ये हाईएस्ट रामसर स्थल यहाँ पे है, और सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो यूपी है, यहाँ पे 10 है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे पुराना रामसर साइट कौन सी है? अभी हमने पढ़ी थी, सबसे पुरानी साइट कौन सी है? वो है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन कहाँ पे है? सुंदरबन है हमारा वेस्ट बंगाल में, सबसे बड़ी रामसर साइट्स है। लोकाटक झील हमारी मणिपुर में, ठीक। अगला, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, एक तो हमारा है केवलादेव और एक हमारा लोकाटक, तो ए और बी ये वाली, ठीक है। चिल्का झील की अगर हम बात करें तो ये पहले थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए और बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगला है हमारा योजना और परियोजना। योजना और परियोजना, तो योजना परियोजना में सबसे पहले कह रहा है कि युवा आपदा मित्र योजना। युवा आपदा मित्र योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है, ठीक है। इस योजना के मध्य में देश के 315 सबसे अधिक आपदा संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में आपदा मित्र वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किसके अंतर्गत? युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत, ठीक है। और ये केंद्र सरकार की योजना। अगला, अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को आश्रम, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फिर है पूर्वोदय योजना, केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जाएगा। पूर्वोदय योजना किसकी? केंद्र सरकार की है, और इन राज्यों का किसका? बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जाएगा। अगला है लाडला भाई योजना, ये महाराष्ट्र सरकार की है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष तक के महाराष्ट्र के युवा पात्र होंगे। तो एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 35। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये डिप्लोमा व IIT धारकों को 8,000 रुपये, जबकि स्नातकों के लिए कितने रुपये?
10,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना। यह है नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया। अगला है महतारी बंधन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की है। महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण, किसके लिए, महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। मातृभूमि योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये भी इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने क्षेत्र के विकास में भाग ले सकती है, जिसके लिए उसे कुल लागत का 60% देना होगा और बाकी 40% नगर विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश मातृ भूमि अर्पणा योजना के नाम से जाना जाता है। अगला है पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गाँव में जो घरों पे सनरूफ पैनल वगैरह लगाए जाएंगे, सोलर पैनल। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर ये शुरू की गई है। सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली का प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, में इस योजना का उद्घाटन किया गया। किसका, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना का। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया यह अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण को तैयार करना है। नेक्स्ट है पीएम ऊषा योजना, ये शिक्षा मंत्रालय की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में लॉन्च किया गया। किसको, पीएम ऊषा को। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय की है। इसमें क्या है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु। फिर है पीएम जनमन आवास, जनजातीय मंत्रालय। देश के 18 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों में 1.60 लाख आवास तैयार होना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का आवास देश का पहला जनमन आवास है। ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम जनमन आवास योजना के तहत देश का पहला जो आवास बना है वो कहाँ बना है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बना है। वन मित्र योजना पोर्टल, ये हरियाणा सरकार का है। वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। जून 2024 में शुरू किए गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम, अभी हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने की थी। किसकी, एक पेड़ माँ के नाम जो एक अभियान था, इसकी शुरुआत किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पे की थी, दिल्ली में की थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया है, तहत लगाए गए वृक्षों का रखरखाव वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार की है। किस शारीरिक या मानसिक व्याधि से ग्रस्त, किसी शारीरिक व मानसिक व्याधि से ग्रस्त सीनियर सिटीजन हेतु ये योजना लाई गई है। तो ये हो गई हमारी योजना है। अब अगला है हमारा संगठन और संघ, संघ और संगठन, ठीक है। अगला क्या है हमारा, संगठन और संघ। तो अगर हम जैसे पहले देखें, डार्क कलर का पेन लेते हैं थोड़ा, ठीक है, रेड ले लेते हैं। देखिए, बिम्स्टेक के साथ रक्षा प्रमुखों और चौथी वार्षिक बैठक। अब संघ और संगठन की बात करें, देखो बिम्स्टेक आ गया, तो बिम्स्टेक के संबंधित कुछ चीजें याद रखो। बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एजुकेशनल कॉपरेशन, ठीक है। क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कॉपरेशन। और बिम्स्टेक के लिए एक चीज और ध्यान रखनी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ढाका में है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। बिम्स्टेक के रक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक तो कहाँ पे हुई है, म्यांमार की राजधानी नाइपीडा, ठीक है। कुछ लोग इसे नाइपिटाई भी बोलते हैं, कुछ नाइपीडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है, बिम्स्टेक की बैठक जो हुई वो नाइपीडा में हुई है, म्यांमार की राजधानी में। इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, हमारे अजीत डोभाल साहब, इन्होंने हिस्सा लिया है। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक। अब देखिए यूनेस्को आ गया। अब मैं आपको यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करा दे रहा हूं। UNESCO, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हमारा, वो है पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। और वर्ष 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं वो भी कहाँ हुए हैं,
वो भी हुए हमारे पेरिस में। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जो हुई है वो हुई है भारत मंडपम में, और ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और आपको याद होगा जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी भारत मंडपम में ही हुआ था। नेक्स्ट, इसी में कह रहा है कि भारत ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया। ठीक है, इससे संबंधित ये जितने फैक्ट है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने इसका पहली बार आयोजन किया है। बैठक के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम्पी कर्नाटक के विजय विठल मंदिर को चुना गया। टैगलाइन क्या थी, सह नो यशः। ठीक है, बैठक के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम के मोइंदमस अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है। ठीक है, तो 43वां विश्व विरासत स्थल जो है ये है माउंट दफन प्रणाली, जो है इसकी मोइदम्स। ठीक है, ये अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली पर आधारित है और ये 43वां विश्व विरासत स्थल है भारत का। ठीक है, और ये कहाँ का है, असम का। आगे चलते हैं, फिर है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। तो ये कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक का पूर्ण अभी मैंने बताया था आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अगला है भारत द्वारा कोलंबो प्रक्रिया की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भारत को मिली है। तो जिनेवा स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हेडक्वार्टर में आयोजित हुई है। तो कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्यों देशों का एक समूह है जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों को के मूल देश के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला संघाई सहयोग संगठन, तो इसको बोलते हैं हम SCO, और SCO का अगर हम मुख्यालय देख लें तो यह है बीजिंग में, बीजिंग। और बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि संघाई सहयोग संगठन में संघाई जुड़ रहा है तो इसका मुख्यालय होगा संघाई में, लेकिन ऐसा नहीं है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग में है। तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की जो 24वीं बैठक है उसका आयोजन किया गया अस्ताना, कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो अस्ताना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। ठीक है, तो बेलारूस जो है वो नया सबसे नवीनतम सदस्य है, किसमें शामिल होने वाला, संघाई सहयोग संगठन में। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 122वां जो सत्र है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, जिनेवा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, सुमिता डावरा जो सचिव हैं श्रम एवं रोजगार। भारत यूक्रेन युद्ध पर 2 दिवसीय शांति सम्मेलन, ये हुआ लेक ल्यूनर्स के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट, और ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। अगला है G20 शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, है ना, विषय पर किया गया है। और पिछला वाला जो G20 शिखर सम्मेलन था वो हमारा भारत में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस व पनामा को अस्थायी सदस्य चुना गया है। ये निर्वाचित सदस्य देश 1 जनवरी 2025 से जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे। आगे देखते हैं G7 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। ठीक है, ये सारे देश हैं हमारे G7 में, और ये G7 के देश आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, USA, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। और उसको याद कैसे करना है, देखिए अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो जो हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें से एक तो USA और एक कनाडा, 2 देश, एक तो USA और कनाडा। अगर हम यूरोप में आ जाएं तो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, 3 देश ही हो गए। एशिया में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4 देश हो गए। और एशिया में अगर आए तो सिर्फ जापान है। ध्यान रखना, रशिया इसमें नहीं है, पहले था, इसमें हटा दिया गया। चाइना इसमें नहीं है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ, इटली का जो अपूलिया है, अपूलिया क्षेत्र, वहाँ पे हुआ है। G7 समूह के सदस्यों कहते हैं कि भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केनिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और UAE ने भी इसमें हिस्सा लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संघाई सहयोग संगठन
अब ये देश दिए हैं, इसमें कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अब नया कौन सा आया है इसमें? बेलारूस आ गया है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। किस चीज़ का? स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की जो बैठक हुई है। तो एससीओ का सचिवालय बीजिंग में, मैंने अभी बताया था। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। कहाँ पे हुई थी? संघाई, चीन में हुई थी। इस संगठन की उत्पत्ति संघाई 5 से हुई है। ठीक है, एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? रूसी व चीनी। पर ये दो बड़े देश इसमें है, वैसे भारत भी है बट प्रभाव इन्हीं का है, रूस का और चीन का, तो ये इसमें भाषाएं हैं। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन मतलब इसको बोलते हैं हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है इसका? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा में। ठीक है, किसका? WTO का, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो मंत्रिपरिषद सम्मेलन की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? 13वां संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। एकमात्र विश्व में राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों का नियमन करना। तो इसका कार्य क्या है WTO का? इसका कार्य है विश्व में राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों का नियमन करना, जो व्यापार संबंधी रूल्स हैं उनके कानून बनाना। स्थापना हुई थी इसकी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। वर्ष 1986 से 1994 तक आयोजित उरुग्वे दौर में जो मारेकश समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसके पश्चात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये ध्यान रखना, जो ISA है इसका जो हेडक्वार्टर है, ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है इंडिया में ही है, और इंडिया के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, ध्यान रखना। और इसका गठन बेसिकली, इसके गठन में भारत का महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, तो स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 99वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। किसने की है? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है बता सकते हैं आप? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है स्पेन की राजधानी? मैड्रिड। ठीक है, फिर है आर्कटिक संधि परामर्श बैठक 2024। इसकी जो 46वीं बैठक है वो ये कोच्चि, केरल में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोच्चि में 20 से 23 मई तक 46वीं आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण समिति CEP26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आगे चलते हैं। अगला है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिक्की फेडरेशन हाउस, इसकी जो बैठक हुई नई दिल्ली में। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन। उद्देश्य क्या है? भारत के वस्तु उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन का निर्माण करना। अगला साइबर सुरक्षित भारत पहल, 44वां प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO और फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमता निर्माण व साइबर हमलों पर व्यापक समझ बनाना। ठीक है, अगर आगे चलें तो अगला परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हुआ है ऑस्ट्रिया के वियना में, आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी वियना है, ध्यान रखना है। यह सम्मेलन उन क्षेत्रों की निगरानी करेगा जो परमाणु ऊर्जा एवं अन्य रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार हैं। आगे विश्व जल मंच। ठीक है, तो इसका 10वां आयोजन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक, विश्व जल मंच एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक संगठन है जिसे 1906 में बनाया गया था। इसे 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है इसका। ठीक है, फिर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका 15वां वार्षिक दिवस समारोह कहाँ चला है? नई दिल्ली में। भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य भाषण दिया। फिर है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये रॉटरडम में हुआ, नीदरलैंड में। और ये रॉटरडम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है नीदरलैंड का। ठीक है, भारत ने इस आयोजन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय, फिर है संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्टेशन, 19वां सत्र कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क, USA में। उद्देश्य क्या है? वन मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला शंग्रीला संवाद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और ये हर बार जनरली सिंगापुर में ही होता है। इसका 21वां संस्करण भी कहाँ हुआ? सिंगापुर में।
ठीक है। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। बस सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में सिटी लगा दो, वही होती है। पहला सांग्रीला संवाद एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी कहाँ हुआ है? ये अब जो हुआ है वो हुआ है सिंगापुर में। क्रिटिकल मिनरल समिट ये हुआ है नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उद्देश्य क्या है? सरकार और उद्योग हितधारकों को महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पाद में तेजी लाने के लिए आवश्यक जानकारी व संबद्ध उपकरणों से सुसज्जित करना। अगला है विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। ये कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो ये है यूएई की राजधानी। कहाँ की? यूएई की राजधानी। ठीक है। उद्देश्य क्या? भविष्य की ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रयासों पर आधारित रहा। फिर है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। ये 60वां सम्मेलन है और कहाँ पे हुआ? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ध्यान रखना है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन। ठीक है। तो भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुल मिला के हमारे पास है 19। ठीक है, तो अगर 19 क्वेश्चंस को अगर हम देखें वन बाय वन, तो यहाँ से देखिए पहला है कि संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंतर्गत विश्व जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या सम्मिलित है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक क्षेत्रीय संगठन है और 40% इसमें जनसंख्या सम्मिलित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो बताना क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है? तो ये बीजिंग में है। ध्यान रखना संघाई में नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको संघाई याद कर लेते हैं। अगला है भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। बिल्कुल रॉन्ग आंसर। भारत एससीओ का देश 2017 में बना है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है। एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी व अंग्रेजी, गलत। अभी हमने पढ़ा था इसकी भाषा जो है आधिकारिक वो चीनी है और रूसी है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो न तो कथन 1 और न ही कथन 2, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारा आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में। आगे चलते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में तथा इसका मुख्यालय जेनेवा। तो इसका मुख्यालय तो जेनेवा में ही है, मैंने अभी बताया, और स्थापना भी 1995 में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। यह माराकेश समझौता 1994 के पश्चात स्थापित हुआ। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो 99वां सदस्य कौन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का? आईएसए का। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बताया था मैंने इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। तो इसका 99वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 99वां सदस्य बना है हमारा स्पेन, और मैंने बताया था स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला है आर्कटिक संधि परामर्श की 46वीं बैठक कहाँ? बंगलुरु में, कर्नाटक में संपन्न हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगला, इसकी मेजबानी गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय व महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अर्जेंटीना स्थित आर्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया गया है। तो क्या इसका दूसरा ऑप्शन सही है? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा केवल बी। अब आ गया हमारा फिक्की से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। ठीक है, मतलब जो सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य भारत के वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन का निर्माण करना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा बी, यानी दोनों ही सही है। परमाणु सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, आईकॉन्स 2024 के चतुर्थ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हमने पढ़ा था ये किया गया वियना। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, वियना कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रिया की। फिर है विश्व जल मंच, इसका जो 10वां संस्करण है, ठीक है, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, तो बाली में किया गया। फिर अगला है विश्व जल मंच का आयोजन 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जल मुद्दों पर निर्णयकर्ताओं और आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाना और तत्पश्चात कार्रवाई हेतु प्रेरित करना आदि है। क्या ये ऑप्शन ठीक है इसका? तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो 15वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन है, तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया रॉटरडम, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो 19वें सत्र का आयोजन है, तो वो हमारा कहाँ किया गया? वो किया गया है न्यूयॉर्क में। फिर शंग्रीला संवाद 2024 का 21वां संस्करण मैंने अभी बताया था, सिंगापुर में किया गया। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल समिट 2024, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आयोजित हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हमारा किया गया अबू धाबी, और अबू धाबी कहाँ पे? UAE के अंतर्गत अबू धाबी है। ठीक है। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट है 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है 60वां म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था। क्या ये सही है? तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। अगला 60वें म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर इन्होंने किया था, तो ये हो जाएगा हमारा C, यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका 19वां, ठीक है, इसमें है भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो मंडप है वो भारत ने स्वयं तैयार किया। आगे चलते हैं। अब ऐप एवं पोर्टल, ठीक है, कि मतलब जैसे कोई ऐप बना है तो वो ऐप किसने बनाया है, क्यों बनाया है। ठीक है, मतलब ऐप का डेवलपर कौन है और ऐप का उद्देश्य क्या है। उसी तरह पोर्टल का डेवलपर कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला जो ऐप या पोर्ट है वो है हमारा सारथी 2.0, तो ये बनाया है सेबी ने। सेबी आप जानते हैं SEBI मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक, ठीक है, से संबंधित है। तो ये जो सारथी 2.0 ऐप है वो सेबी ने डेवलप किया है। और ये क्यों डेवलप किया है? यह ऐप पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, जिसकी सहायता से यूजर वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली ये वित्त से संबंधित है। फिर है भविष्य पोर्टल, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इसको डेवलप किया गया है। उद्देश्य क्या है? सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधा हेतु यह लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। CD सुरक्षा, तो NHB जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित ये एक प्लेटफॉर्म है। उपयोग बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। एक पोर्टल किसानों को ई-रूपी, ठीक है, ई-रूपी वाउचर के माध्यम से तुरंत सब्सिडी वितरित करेगा। फिर अगला है C-विजिल ऐप, चुनाव आयोग ने तैयार किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव करने के लिए जनता को जिम्मेदार बनाते हुए C-विजिल ऐप लॉन्च किया गया। अगला बीमा सुगम पोर्टल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरिडा ने डेवलप किया है। इस पोर्टल को कंपनी के रूप में गठित किया गया है। इस पोर्टल पर ग्राहकों को सारी सुविधा निःशुल्क प्राप्त होगी। अगला सखी ऐप, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना। फिर अगला है PM सूरज, इसको किसने डेवलप किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डेवलप किया है। उद्देश्य इसका अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना। फिर अगला इंडस पेवियर, तो ये डेवलप किया है इंडस बैंक ने, है ना, इंड बैंक ने। ठीक है, ये भारत का पहला कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल ऐप है। ठीक है, फिर है अगला ई-किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे, इसको डेवलप किया खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग WDRA, ठीक है, वित्त सेवाएं विभाग और नाबार्ड संयुक्त प्रयास से इसको डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए इसको डेवलप किया। अगला है संचार सारथी पोर्टल, चक्षु और DIP मंच, दूरसंचार विभाग ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? चक्षु मंच पर ब्लैकमेल करने संबंधी धमकियां दर्ज की जाएंगी।
DIP मंच पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत होगी। अगला हज सुविधा मोबाइल ऐप, भाई इसको कौन डेवलप करेगा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, हज यात्रियों की सुविधा के लिए डेवलप किया गया। अगला स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, केंद्रीय शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय ने इसको डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री और AI इनेबल्ड चैटबॉट होगी। ठीक है। इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिस्टिक प्लेटफॉर्म IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेगा कि हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम कितना विशाल, गहरा और विविधतापूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रेस सेवा पोर्टल, ये डेवलप किया है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के पंजीकरण प्रक्रिया को पारंपरिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का प्रतीक बनाना। अगला है हनुमान AI मॉडल। हनुमान AI मॉडल डेवलप किया IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत GPT ग्रुप द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? हिंदी, तमिल, मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं में कार्य करेगा। ये स्वास्थ्य, गवर्नेंस, वित्त सेवा और शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी होगा। ठीक है। वेदांत मेटल ऐप, वेदांत एल्यूमिनियम ने डेवलप किया है। उद्देश्य क्या है? एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत, मतलब एल्यूमिनियम बिक्री की जाएगी इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। नेक्स्ट है स्वाति पोर्टल, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं को का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई प्लेटफॉर्म्स। ये स्टार्ट किया पेटीएम ई-कॉमर्स में। ठीक है। ONDC सेलर फर्म बिटसिला का अधिग्रहण करते हुए अपने नाम बदलाव पर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया गया है। ठीक है। अगला है सारथी पोर्टल, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए सारथी पोर्टल और शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर ये लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला है घर पोर्टल, तो घर यानी गो होम एंड रीयूनाइट। इस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय बाल और अधिकार संरक्षण आयोग ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल उन बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में है और जिन्हें दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है। फिर है आई ओन्कोलॉजी AI प्लेटफॉर्म, तो एम्स दिल्ली और CDEC पुणे द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर का शुरुआती स्तर पर पता लगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है।